चलिए, सो वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये पैथोजेनेसिस, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी बाय इथेनॉल। डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी बाय इथेनॉल, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब इसमें हम बात करते हैं तो अल्कोहल जो होता है, मतलब कि अल्कोहल लेने के, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग 8 से 10 दिन तक अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, 8 to 10 डेज़ अगर हम लोग अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं लगातार, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अल्कोहल इंटेक, तो ये जो है ये हमारे बॉडी के अंदर फिर प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अगर लगातार जा रहा है तो ये क्या कॉज करता है, ये हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है हमारे बॉडी के अंदर, अगर लगातार 8 से 10 दिन तक डेली अल्कोहल जो जा रहा है। अब अल्कोहल जो होता है, ये कई चीज़ें करते हैं। ये क्या करता है, अल्कोहल हमने बताया कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है, तो ये टॉक्सिक होता है। अब ये क्या क्या करता है, तो जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये उनको अफेक्ट करता है। अल्कोहल जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करता है, उनको ख़राब करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन ऑफ हिपैटोसाइट्स, यानी कि जो हमारे लीवर के सेल्स होंगे उसके मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सेल्स के जो हिपैटोसाइट्स होंगे, यानी कि उसके सेल्स होंगे, उसको भी ये ख़राब करने का काम करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टॉक्सिसिटी है, यानी डायरेक्ट इथेनॉल हमारे बॉडी के अंदर ये चीज़ें करता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो हमारे ये घातक ही हो सकता है। इट कैन बी मोर सीवियर देन एनीथिंग एल्स। तो ये पहली चीज़ हो गई, ठीक। दूसरी चीज़ हम बात डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्या होता है, पैथोजेनेसिस में ही चल रहे हैं। तो जो सेकंड आता है वो है आपका हिपैटोटॉक्सिसिटी बाय इथेनॉल मेटाबोलाइट्स, ठीक है। यानी कि जो इथेनॉल के जो मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से हिपैटोटॉक्सिसिटी जो होती है, ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल, जैसे हमने बताया कि अल्कोहल से तो होता ही है, मतलब नुकसान होता ही है, लेकिन जो अल्कोहल के जो वो होते हैं मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो और भी ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे लीवर को ख़राब करने का काम करते हैं और बॉडी को भी ख़राब करते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं मेटाबोलाइट्स ऑफ अल्कोहल, तो ये क्या है, ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा मेजर इफेक्ट जो है वो एक्सर्ट करते हैं। यानी कि मेजर लिख सकते हैं, मेजर सीरियस हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है। ज़्यादा मेजर सीरियस ये हेपाटोटॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें बताया था कि एसिटल्डिहाइड होता है, इसका जो मेटाबोलाइट जो है वो क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। अब ये एसिटल्डिहाइड जो है, ठीक है, अब अगर इस एसिटल्डिहाइड का कंसंट्रेशन जो है, लेवल जो है हमारे बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज़ करता है,
अच्छा, अल्कोहल से ही नहीं, अगर किसी भी चीज़ से एसिटल्डिहाइड का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करता है, तो जैसे हमने बताया था कि एसिटल्डिहाइड जो होता है ये क्या करता है, ये दो तरह के एडक्ट्स बनाता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 एडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। ये दो तरह के एडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। पहला होता है प्रोटीन एल्डिहाइड्स, प्रोटीन एल्डिहाइड्स, ठीक है, पहला प्रोटीन एल्डिहाइड्स होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है मेलॉन डी एल्डिहाइड एसिटल डिहाइड। ये दो एडक्ट्स बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MAA भी बोलते हैं, MAA बोलते हैं। तो यानी कि दो तरह के एडक्ट्स का जब भी लेवल इसका इंक्रीज करेगा तो दो तरह के एडक्ट बनाएगा। पहला जो है ये प्रोटीन एल्डिहाइड्स, और दूसरा MAA यानी कि मेलॉन डी एल्डिहाइड एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों भाई साहब जो होते हैं ये क्या करेंगे, ये बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें करते हैं, जैसे कि हिपैटिक फाइब्रोजेनेसिस। हेपेटिक फाइब्रोजेनेसिस कॉज करते हैं, ठीक है। हिपैटिक फाइब्रोजेनेसिस मतलब क्या है कि जो हिपैटोसाइट्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि एक रिसेप्टर होता है। जो हमारा हिपैटोसाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हिपैटोसाइट्स, यानी जो लीवर के सेल्स होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर जो होता है उसका नाम होता है पीपार गामा। इस रिसेप्टर का नाम क्या होता है, ये क्या है, ये एक तरह का रिसेप्टर है। ये क्या है, एक तरह का रिसेप्टर होता है हेपेटोसाइट पे, जिसको कहते हैं पीपार गामा। इसका फुल फॉर्म होता है परऑक्सीजोम, ठीक है, प्रोलिफरेटर, परऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ठीक है। परऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है इसके अंदर पीपार, ठीक है। ये इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, हेपेटिक फाइब्रोजेनेसिस का काम करता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे हमने बताया कि एसिटल्डिहाइड जो है उसमें दो एडक्ट्स बनते हैं, एक प्रोटीन एल्डिहाइड, एक MMA बनता है। ये दोनों क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हिपैटिक फाइब्रोजेनेसिस कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं कि जो हमारे हिपैटोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, पीपार गामा का एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि परऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है, ठीक है। इन्हीं की वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर हिपैटिक फाइब्रोजेनेसिस कॉज करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। थर्ड है आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या है कि इथेनॉल है, इथेनॉल है ही। इथेनॉल क्या करता है कि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, जैसा हमने बताया था पहले भी, इथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन जो होता है वो बेसिकली मतलब कि जैसे ऑक्सीडेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है साइटोक्रोम 450, साइटोक्रोम 450 ऑक्सीडेज की वजह से, ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है। अब जब ये फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फिर ये कॉज करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करते हैं किसको, टू मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, और डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं, यानी डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स और जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको ये डैमेज कॉज करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी होगा तो ये हमारे बॉडी के अंदर डैमेज तो है वो कॉज करेगा ही। तो इसलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्या कर रहा है, सीधे सीधे ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज कर रहा है मेम्ब्रेन और प्रोटीन को।
अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। फोर्थ है हमारा इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अब ये जो होता है इसमें जो हमारे बॉडी की जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की वजह से इम्पेयर कर जाती है। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी होती है तो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की वजह से क्या हो जाती है, इम्पेयर कर जाती है। इम्पेयर कर जाती है और ये क्या करती है, ये डायरेक्ट हमारे जो हिपैटोसाइट्स होते हैं उनको ये अटैक कर देती है। यानी इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी cell mediated immunity is being impaired by alcoholic liver disease and cause direct toxic effect to हिपैटोसाइट्स। ठीक है, यानी कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, इनसे अफेक्टेड होती है और ये डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो कॉज करती हैं। अब इसी के अंदर एक आता है, इसी के अंदर इसकी मतलब एक तरह से कैटेगरी हम बोल सकते हैं, एक आता है इसको हम लोग कहते हैं मैलोरीज। इसको कहते हैं हम लोग मैलोरीज अल्कोहलिक हाइलीन डीजेनरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मैलोरीज अल्कोहलिक हाइलीन डीजेनरेशन, एक ये चीज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन का क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू डिसऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों होता है, ड्यू टू डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का इसके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब और क्या होता है, जब साइटोस्केलेटन का डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा बेस होता है, साइटोस्केलेटन है, उसका डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंट तरह के एक डिफरेंट टाइप का एक फिलामेंट होता है। ठीक है, उस तरह के फिलामेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी वजह से एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फिलामेंट्स ऑफ। अब किस चीज़ की ये फिलामेंट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्री केराटिन। इसको कहते हैं प्री केराटिन। ठीक है, ये इनका क्या होता है, प्री केराटिन टाइप इसको कहा जा सकता है कि प्री केराटिन टाइप फिलामेंट का क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डैमेज वगैरह जो है ये हो जाता है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म के अंदर आता है कि मैलोरीज अल्कोहल हाइलीन डीजेनरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ कॉज की तरफ। तो जो फिफ्थ कॉज जो है वो है हमारा इन्फ्लेमेशन। फिफ्थ कॉज जो है वो हमारा इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारे हिपैटोसाइट्स के जो सेल होते हैं, उसमें तो हिपैटोसाइट सेल्स तो उनकी तो इंजरी होती ही होती है, वो तो इंजर्ड होते हैं, साथ साथ में जो इंटेस्टाइनल सेल्स हमारे होते हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इंजरी टू हिपैटोसाइट्स, यानी कि हिपैटोसाइट्स को तो इंजरी होती है, इंक्लूडिंग क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, इंटेस्टाइनल सेल्स।
इंटेस्टाइनल सेल्स, ये भी क्या होते हैं, ये भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये भी इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, दोनों, यानी कि हिपैटोसाइट्स तो इंजर्ड होते ही होते हैं, उसके साथ इंटेस्टाइनल सेल्स जो होते हैं वो भी हमारे बॉडी के अंदर इंजर्ड हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो हम यहाँ लिखते हैं कि इंजर्ड इंटेस्टाइनल सेल, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इंजर्ड इंटेस्टाइनल सेल, तो इससे क्या होता है, जब हमारे इंटेस्टाइनल सेल इंजर्ड होते हैं तो ये अपने अंदर से डिफरेंट तरह के एंडोटॉक्सिन्स को सिक्रेट करते हैं। एंडोटॉक्सिन को सिक्रेट करते हैं मतलब एक तरह का टॉक्सिन्स होता है। अब ये एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं, ये फर्दर रिलीज करते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी, क्या रिलीज करते हैं, डिफरेंट तरह के प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, ये इसका रिलीज करते हैं, जैसे कि TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा कहते हैं इसको, इंटरल्यूकिन IL-1, इंटरल्यूकिन 6 IL-6 हो गया, और TGF बीटा, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, इनकी ये रिलीज़ करते हैं। अब जब ये हमने जैसे पहले बताया था प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के बारे में कि जब ये रिलीज़ होंगे तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ही होगी, क्योंकि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है। तो ये हो गया इन्फ्लेमेशन का। नेक्स्ट हम 6th वाला देखते हैं। 6th है आपका फेब्रोजेनेसिस, जो कि हमने पहले बताया था कि फिब्रोजेनेसिस कॉज करते हैं। फिब्रोजेनेसिस को अगर हम लोग सिंपल मतलब कि वर्ड में बोलें तो इसका मतलब ये होता है कि कोलेजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे लीवर में। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाजन, कोलेजन इन लीवर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे लीवर के अंदर कोलेजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो यानी कि हमको क्या हो जाता है, हमको फेब्रोजेनेसिस हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टेलेट सेल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेलेट सेल्स। एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, स्टेलेट सेल्स होते हैं। इन स्टेलेट सेल्स का क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है। जब हमको लीवर फाइब्रोजेनेसिस होती है तो स्टेलेट सेल्स का क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है। अब स्टेलेट सेल्स भी एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, मतलब लीवर के ही एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है और हो जाता है। अब ये जो स्टेलेट सेल्स है इनका जो एक्टिवेशन होता है वो किस किस वजह से होता है, वो होता है डैमेज्ड हिपैटोसाइट्स की वजह से, हिपैटोसाइट्स की वजह से, यानी कि जो हिपैटोसाइट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी वजह से होता है, ठीक है। मेलॉन डी एल्डिहाइड, एसिटल डीहाइड एडक्ट्स की वजह से, ठीक है, जो कि पहले पढ़ा था हमने, MMA की वजह से हो जाता है, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, एक्टिवेटेड कुफर सेल्स, एक्टिवेटेड कुफर सेल्स, इन कुफर सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से भी हो जाता है। कुफर सेल्स जो होते हैं वो एक तरह के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कुफर सेल्स होते हैं, इनके एक्टिवेशन की वजह से स्टेलेट सेल्स का एक्टिवेशन होता है और बॉडी में डैमेज वगैरह कॉज करता है। और एक चीज़ और होता है, ये होता है आपका डायरेक्ट स्टिमुलेशन, डायरेक्ट स्टिमुलेशन बाय एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि जैसे हमने बताया कि फिब्रोजेनेसिस हो रही है, तो फिब्रोजेनेसिस में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, स्टेलेट सेल्स है, स्टेलेट सेल्स का एक्टिवेशन होता है। अब जब स्टेलेट सेल्स का एक्टिवेशन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर डैमेज होता है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर हमारा हिपैटोसाइट्स जो है वो डैमेज हुआ, MMA की वजह से डैमेज हुआ, ठीक है, कुफर सेल्स यानी कि जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनकी वजह से डैमेज हुआ, या डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो गया एसिटल्डिहाइड की वजह से, तो हमारी बॉडी के अंदर फिब्रोजेनेसिस हो जाता है।
तो ये हो गया आपका फिब्रोजेनेसिस यानी कि सिक्स्थ फैक्ट मतलब कि सिक्स्थ फैक्टर। अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने बताया था कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह होते हैं, ये जब एक्टिवेट होते हैं तो बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, ये बॉडी के अंदर करवाएंगे एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट की बोलते हैं सेल डेथ। ये सीधे सीधे हमारी बॉडी में सेल डेथ वगैरह कॉज करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट आगे देखते हैं सातवां फैक्टर देखते हैं। सातवां फैक्टर आपका है पैथोजेनेसिस के अंदर, सातवां जो है वो है इंक्रीज्ड रेडॉक्स रेशियो। इंक्रीज रेडॉक्स रेशियो, जैसा कि हमने पहले बताया था कि NAD और NADH का रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होने की वजह से दो तरह के प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर NAD और NADH जो इसका रेशियो है, इसका रेशियो होता है बॉडी में जिसको हम लोग मेज़र करते हैं, अगर इसका रेशियो इंक्रीज़ हुआ किसी वजह से भी तो बॉडी में डैमेज होता है, लीवर डैमेज करता है, वही बात कर रहे हैं। अगर इसका रेशियो जो है इंक्रीज़ करता है तो इसके इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर रेडॉक्स रेशियो जो होता है इसका लैक्टेट पायरुवेट का वो भी इंक्रीज़ करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज रेडॉक्स रेशियो ऑफ लैक्टेट पायरुवेट। लैक्टेट पायरुवेट जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि लैक्टेट पायरुवेट होता है, इसका रेशियो जो है ये भी इंक्रीज़ करेगा, और जब ये इंक्रीज़ करेगा तो बॉडी के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस। बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। अब लैक्टो एसिडोसिस के बारे में भी हमने बताया था शुरुआत में कि बॉडी में जब मतलब कि लैक्टिक एसिडोसिस होगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस जब होगा तो इससे क्या होती है, बॉडी डैमेज होती है, ठीक है, यानी आपके जो लीवर सेल्स है वो साइमल्टेनियसली डैमेज कर जाएंगे। इसके अलावा जो NAD और NADH का रेशियो जो है इंक्रीज़ होता है, ये एक काम और करता है, ये अल्टर करता है। अल्टर करता है किस चीज़ को, ये अल्टर करता है हमारा, जैसे कि जो फैटी लीवर होते हैं, ठीक है, फैटी लीवर एक कोलेजन फॉर्मेशन, फैटी लीवर को अल्टर करता है, कोलेजन फॉर्मेशन को करता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर गाउट कॉज करवाता है, यानी कह सकते हैं अकरेंस ऑफ गाउट होता है। गाउट भी एक तरह की डिजीज़ होती है, ठीक है, गाउट की मतलब कि अकरेंस करवाता है। और हमारे बॉडी के अंदर इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस कॉज करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर अल्टर्ड स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म भी कॉज करवाता है, यानी कि बॉडी के अंदर हमारे जो स्टेरॉइड का मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इनकी वजह से क्या होता है, अल्टर कर जाता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी NAD और NADH का रेशियो इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो लैक्टिक एसिडोसिस तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ साथ में वो क्या करवाता है, फैटी लीवर, कोलेजन का फॉर्मेशन जो होता है वो भी, गाउट की प्रॉब्लम कॉज क्रिएट करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नए ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है उसमें इम्पेयर्ड उसको अल्टर करता है, साथ साथ में हमारा जो स्टेरॉइड का मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा उसके अंदर। तो ये हो गया इंक्रीज रिडॉक्स रेशियो के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एर्थ वाले पे, एर्थ कॉज जो है, तो आठवां जो कॉज है वो आपका है रिटेंशन ऑफ लीवर सेल वाटर एंड प्रोटीन। रिटेंशन ऑफ लीवर सेल वाटर एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या करवाता है, ये बॉडी के अंदर जो हमारे लीवर सेल वाटर होते हैं और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनका भी ये क्या करवाता है, रिटेंशन, यानी कि उनको भी रोकता है बॉडी के अंदर।
अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे लीवर के अंदर नए प्रोटीन्स का सिक्रेशन होता है उनको रोक देता है क्या, अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल क्या करवाता है कि हमारे लीवर के अंदर जो नए प्रोटीन सिक्रेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनको भी ये रोक देता है, तो इसलिए ये हार्मफुल है। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर सिक्रेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ न्यू प्रोटीन बाय लीवर इज इनहिबिटेड बाय अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से क्या होते हैं, ये इनहिबिट होते हैं। अब जब नए प्रोटीन्स जो हैं इनका इनहिबिशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि अल्कोहल इनको रोकता है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो हिपैटोसाइट्स हैं उसमें इनका रिटेंशन होगा। तो इसमें क्या होगा, रिटेंशन होगा, रिटेंशन इन हिपैटोसाइट्स, यानी कि जो हमारे हिपैटोसाइट सेल्स हैं उसके अंदर ही क्या होते हैं, ये रुकते हैं, निकल नहीं पाते हैं। अब जब रिटेंशन होगा, जब ये रुकेंगे तो क्या होगा कि हिपैटोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी, यानी कि वो फूलेंगे, और जब फूलेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर हिपैटोमेगाली हो जाएगी। हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, हिपैटोमेगाली, मेगाली, यानी कि जो लीवर का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका रिटेंशन की वजह से, यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो सिक्रेशन जो होता है नए प्रोटीन्स का, अगर वो इनहिबिट कर रहा है, लीवर जो है वो अल्कोहल जो है वो रोक रहा है, तो वो उनका रिटेंशन होगा, सेल्स के अंदर रिटेंशन होगा, यानी कि वो रुकेंगे। जब वो रुकेंगे तो स्वेलिंग होगी तो हेपेटोमेगाली हो जाएगी, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 9th जो फैक्टर है वो है आपका हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जैसे मान लो अगर कोई बंदा जो है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है या फिर क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल हम कह सकते हैं, अल्कोहल, यानी कि कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, ठीक है। जब अल्कोहल का इंटेक करेगा तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड जो होगी वो ऑटोमेटिक क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होगी। जब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उसके बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा। और जब हाइपोक्सिया होगा तो उसके बॉडी के अंदर हिपैटोसेलुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि जो लीवर के सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हिपैटोसेलुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि जब हमने क्रॉनिक अल्कोहल को इंजेस्ट किया तो ऑक्सीजन डिमांड जो थी वो इंक्रीज़ हुई, जब इंक्रीज़ हुई तो हाइपोक्सिया हुआ तो हमारा हिपैटोसेलुलर जो सेल्स हैं वो तुम्हारे डैमेज हो जाएंगे और हमारा जो लीवर है वो फाइनली डैमेज हो जाएगा। तो ये हो गया 9वां मतलब कि 9वां फैक्टर। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं, 10वां फैक्टर जो है हमारा 10वां फैक्टर जो है वो है आपका इंक्रीज लीवर फैट। जैसे कि हमने बताया था कि जब कोई अल्कोहल वगैरह ज़्यादा इंटेक करता है तो वो थोड़ा सा ओबीस हो जाता है, वो थोड़ा सा उसके बॉडी पे मोटापा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर लीवर फैट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है अल्कोहल की वजह से। तो अब इसमें भी वही चीज़ है, सपोज़ कोई बंदा जो है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह जो है वो ले रहा है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारा तो जैसे कि अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है तो इसमें क्या होता है कि अब इसके अंदर फैट का इंक्रीज़ होता है। तो कहाँ से फैट इंक्रीज़ करेगा, तो इंक्रीज़ फैट करेगा फ्रॉम एक्सोजिनस सोर्सेस, यानी कि जो भी एक्सोजिनस सोर्सेस हैं यानी कि बाहर के सोर्सेस हैं वहाँ से भी हमारे बॉडी के अंदर फैट जो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और क्या क्या होगा, एक्सेस मेटाबॉलिज्म होगा,
एक्सेस मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, एडिपोज टिश्यू का, फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से फैट का मतलब कि फैट जो है इंक्रीज़ करेगा। इसके साथ साथ लिपिड का सिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, लिपिड का सिंथेसिस भी इंक्रीज़ करेगा, यानी कि लिपिड का सिंथेसिस जब इंक्रीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा हमारे हिपैटोसाइट्स में, यानी कि एक्यूमुलेशन लिख सकते हैं ऑफ लिपिड्स इन हेपेटोसाइट। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई बंदा जो है उसके अंदर क्रोनिक मतलब कि अल्कोहलिज्म है, तो जैसे हमने बताया था कि ये जो है ये लीड करता है इंक्रीज लीवर फैट। अब जब क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है कि जो एक्सोजिनस सोर्सेस होते हैं वहाँ से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा फैट, ठीक है, हमारे जो एडिपोज टिश्यू हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा और लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, जिससे लिपिड का एक्यूमुलेशन हमारे हिपैटोसाइट्स में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है वो डैमेज होगा। तो ये तो 10 तरह के मतलब एक तरह से 10 पैथोजेनेसिस में हमने 10 पार्ट देख लिया। अब एक छोटे से चार्ट के अंदर हम समराइज़ करते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के बारे में, छोटे से चार्ट में समराइज़ करते हैं। तो चार्ट बनाते हैं हम, ज़रा छोटा सा बनाते हैं चार्ट, उसमें समराइज हो जाएगा। जैसे इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन, ठीक है, सपोज अगर क्या है कि हम क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे होगा क्या क्या, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इससे अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी होगी। क्या होगी, डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी, सबसे पहले तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये एक समराइज हम बता रहे हैं, मतलब समरी कर रहे हैं कि डायरेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी होगी। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया था कि फैटी चेंज भी होगा हमारी बॉडी में। क्या होगा, फैटी चेंज भी होगा। इसके बारे में स्टीओसिस के बारे में बताया था कि फैटी, अब जब फैटी चेंज होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, फिब्रोजेनेसिस भी होगा, फाइब्रोजेनेसिस भी होगा, ठीक है, फाइब्रोजेनेसिस हुआ। अब क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन जो है ये क्या क्या मतलब इफेक्ट डालता है। तो पहला जो है ये इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, ठीक है, पहला जो है ये इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो डालता है, ठीक है। और क्या करता है, ये लीवर फैट को इंक्रीज़ करेगा, पता ही है लीवर फैट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक। रेडॉक्स रेशियो को इंक्रीज़ करेगा, यानी कि जो रेडॉक्स रेशियो था हमने बताया था NAD और NADH वाला, इसका इंक्रीज़ करेगा, इसको इंक्रीज़ करेगा। और क्या करेगा, ये हमारे लीवर सेल्स के अंदर क्या करता है, रिटेंशन करता है, यानी कि बताया था ना रिटेंशन होगा तो हिपैटोमेगाली हो जाएगी, तो यानी ये रिटेंशन करेगा, रिटेंशन इन लीवर सेल्स, लीवर सेल्स में रिटेंशन करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, ये हाइपॉक्सिया करेगा, हाइपॉक्सिया कॉज करता है। और क्या करेगा, हाइपॉक्सिया के अलावा ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, किसके थ्रू, बाय एसिटल्डिहाइड। जैसा कि हमने पहले बताया था कि एसिटल्डिहाइड जो है वो बहुत ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिस होता है, ये कॉज करेगा। अब जब हिपैटोटॉक्सिसिटी होगी तो हिपैटोटॉक्सिसिटी की वजह से भी फिब्रोजेनेसिस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं, अगर क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन कोई कर रहा है, अगर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन भी होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी होता है। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो, जैसे कि हमने बताया था कि TNF अल्फ़ा, ट्यूमर नेक्रोसिस ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 हो गया, 6 हो गया ये, ठीक है। इसके साथ साथ TGF बीटा, ये सारे जो होते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, इनका एक्टिवेशन होता है। ये भी जब एक्टिवेट होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ये भी बॉडी के अंदर
फिब्रोजेनेसिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो बहुत मज़े की बात है कि अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल लेने से इतने सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होंगी, कुल मिला के लीवर जो होगा हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में हिपैटोटॉक्सिसिटी भी होगी, इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, यानी कि पूरा ओवरऑल डैमेज, और उसके साथ साथ फिब्रोजेनेसिस भी हो रहा है, यानी कि हमारे लीवर के अंदर कोलेजन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, और एक चीज़ तो छूट ही गया, एक चीज़ छूटा ये कि अगर बॉडी के अंदर क्या है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर, अभी हमने बताया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का भी जनरेशन होता है, बताया था अभी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा यानी कि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेशन, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हो जाएगा, ये भी हो जा रहा है। ठीक है, और फिब्रोजेनेसिस तो हो ही रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कुल मिला के पूरी बॉडी जो है वो ख़राब ही ख़राब हो रही है। ठीक, और जो हिपैटोटॉक्सिसिटी हमारी एसिटल्डिहाइड की वजह से होती है, इसकी वजह से एक चीज़ और होता है हमारी बॉडी में, इसमें होता है ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन, ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन होता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन जो है इस वजह से हो रहा है, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती है ये भी हमारे लीवर के लिए घातक ही हो जाती है। यानी कुल मिला के अगर हम लोग क्रॉनिक अल्कोहल इंजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम एक अल्कोहलिक हैं, हम दारूबाज हैं, बहुत दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ओवरऑल हमारा जो लीवर है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और जब ख़राब हो जाएगा तो फिर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होगी, और जब एक बार आपका लीवर ख़राब हो गया, लीवर डैमेज हो गया, तो आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा आपकी कहानी ख़त्म। तो ये एक मतलब कि एक समरी थी कि लीवर कैसे डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो होप समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स वगैरह जैसे हमने बोला कि आप इसे प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, और जैसा भी होगा फर्दर फिर आगे का जो और भी चीज़ें हैं, रिमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह है और तमाम भी मतलब चीज़ें हैं, उन सारे टॉपिक्स की भी वीडियो बना के हम जल्दी डाल देंगे, और वहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ फॉर एग्जामिनेशन, and thank you very much.